प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में संपन्न हुए संकेतांक 822 HX के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जिसमें देख रहे हैं सामान्य निर्देश दिए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में आ और बा दो खंड हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके उत्तर केवल ओ या मार उत्तर पत्रक पर ही देने हैं। और देख रहे हैं साफ निर्देश होता है कि ओ या मार उत्तर पत्रक पर अंकित उत्तर किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए जो आप हल नहीं कर सकते हैं। रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है। तो क्या उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर अंकित कीजिए और पृष्ठ को काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई भी हल नहीं लिखिए। इसके बाद जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है, उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य बनाइए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण एवं अशुद्ध मानी जाएंगे। अब हम देखते हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें देख रहे हैं पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में कह रहा है यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा HCF का मान होगा। हम जानते हैं लासा गुणे मासा बराबर होता है पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। यहाँ देख रहे हैं पहला व्यंजक 26 है और दूसरा व्यंजक 156 है, जिनका लासा 156 दिया है, मासा पूछ रहा है। तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं। मासा बराबर, देख रहे हैं ये फार्मूला है, मासा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे लासा। तो इसमें हम मान रख देंगे। देख रहे हैं पहला व्यंजक 26 दिया है और दूसरा व्यंजक 156 है। दोनों का लासा 156 है। देख रहे हैं सरल करेंगे, 156 कट जाएगा, 26 एकम 26, मासा 26 मिलेगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 1 का विकल्प बी सही है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। देख रहे दूसरे प्रश्न में दिया है, हमारा दूसरा प्रश्न है क्या निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देख रहे 14 और 35 में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें 7 मिलता है, अर्थात इनका मासा 7 होगा। बी नंबर में 18 और 25 देख रहे हैं, इस युग्म का मासा 1 है, इसलिए यह सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इस प्रश्न नंबर 2 का विकल्प बी सही है। 31 93 में देखेंगे, 31 93 31 मासा मिलता है। 32 62 में देखें तो दोनों 2 से विभाजित होते हैं। तो इस तरह से देखें तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद तीसरा है बिंदुओं 5 0 और -12 0 के बीच की दूरी होगी। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यदि फार्मूला लिखें तो डी बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जिसमें देख रहे हैं पहला बिंदु x1 y1 होगा और दूसरा x2 y2। तो यदि हम मान रख दें फार्मूले में, x1 देख रहे हैं 5 है, x2 -12 है, 5 माइनस -12 घटाएंगे तो +12 बन जाएगा। तो 5 + 12 का होल स्क्वायर प्लस देख रहे हैं y1 माइनस y2 दोनों 0 हैं, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे 5 + 12, 12 5 17, तो अंडर रूट 17 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 देख रहे हैं 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो इस प्रकार से अंडर रूट 17 का स्क्वायर वर्गमूल लेंगे 17 मिल जाएगा। इस प्रकार से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 17 मात्रक होगी।
देख रहे हैं, जो कि विकल्प नंबर डी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर डी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। तो देख रहे कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। देख रहे यदि इसमें 35, 56 और 91 का हम लासा निकालें और लासा जो संख्या प्राप्त होगी वो तो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, और उस संख्या में यदि हम 7 जोड़ देते हैं तो फिर भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल मिलेगा। तो इसके लिए हम 35, 56 और 91 का लासा निकालेंगे पहले। तो 35 के गुणनखंड देख रहे हैं 5 × 7, 5 सत्ते 35, 56 में करेंगे 7 8 56 और 91 13 सत्ते 91 यानी 7 × 13। अब इसका लासा लेंगे तो देख रहे हैं लासा जो मिलेगा 5 × 7, इसके बाद देख रहे हैं 8 लिख लेंगे और फिर 13 और शेष बचता है, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर देख रहे हैं 8 × 5 = 40, 8 5 का गुणा करेंगे 40 और 13 सत्ते 91, 91 में 40 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 0 4 1 4, 4 9 36, तो 3640 मिलता है। और ये 7 इसमें यदि जोड़ दिया जाए तो 3647 आ जाएगा, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 4 का विकल्प सी सही है। 3647 में यदि 35, 56 और 91 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचेगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। तो देख रहे हैं यदि हम 8 के प्रथम 15 गुणज लिखें तो गुणज इस प्रकार से होंगे। देख रहे हैं 8 के प्रथम 15 गुणज लिखना है तो 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। तो ये 15 पदों तक हम योग निकालना है 15 पदों तक। देख रहे हैं इसमें प्रथम पद देखें तो a बराबर 8 मिल जाएगा, सार्वांतर d निकालेंगे 16 - 8, ये भी देख रहे हैं बराबर 8 के मिलेगा, n बराबर 15 दिया है। अब हमको समांतर श्रेणी के इन पदों के योग का सूत्र लगाएंगे। समांतर श्रेणी के इन पदों के योग का सूत्र आप जानते हैं, इन पदों के योग का सूत्र जानते हैं होता है यन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। इसी में मान रख देना है, 15 पदों का योग निकालना है तो इनकी जगह 15 रख लेंगे, 15/2। फिर देख रहे हैं 2a, तो a 8 है, 2 × 8, 8 दूनी 16 प्लस n-1, n देख रहे हैं 15 है, 15 - 1 14 मिल जाएगा, इंटू डी का मान देख रहे हैं 8 है। सरल करेंगे तो देख रहे हैं 2 को यदि हम कॉमन कर लें 15/2 और 2 को यदि कॉमन करते हैं 16 से 2 कॉमन कर लेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 14 से 2 कॉमन करेंगे, 7 दूनी 14, तो 7 8 56 और देख रहे कॉमन करने वाली संख्या 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगी। तो देख रहे यही बराबर मिलेगी 15 × 56 8 64, तो 15 और 64 का यदि गुणा कर देंगे देख रहे 15 चौको 60 और 15 छक्का 90 और 90 में 6 जोड़ देंगे तो 90 6 96, तो 960 मिलेगा। और 960 देख रहे विकल्प नंबर ए पर है। तो इस प्रकार से 5वें प्रश्न का विकल्प ए सही है। इसके बाद हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में देख रहे दिया है यदि द्विघात समीकरण का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। तो जब भी किसी द्विघात समीकरण का यदि मूल दिया हो तो x के स्थान पर उस मान को रख देंगे तो अज्ञात राशि का मान मिल जाएगा। तो देख रहे हैं x बराबर -2 रखने पर इस द्विघात समीकरण में यदि हम x बराबर -2 रख दें तो देख रहे हैं x बराबर -2 रखने पर यही बराबर मिलेगा -2 का स्क्वायर, देख रहे हैं -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस p बराबर 0। देख रहे सरल करेंगे -2 का स्क्वायर 4
फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 दुनाई 4, पी पक्षांतर कर देंगे प्लस में आ जाएगा और देख रहे हैं 4 माइनस 4 कट करके 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से p बराबर 0 और p बराबर 0 देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है, तो छठे प्रश्न का विकल्प ए सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, सातवीं में कह रहा एक अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5-2 तथा -3 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो देख रहे कह रहा है एक अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5-2 तथा -3 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। हम जानते हैं कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसमें कोटि का मान 0 होगा। तो देख रहे हैं x अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु लिया जाएगा तो उसमें कोटि का मान निश्चित रूप से 0 होगा। तो देख रहे हैं कोटि का मान 0 विकल्प नंबर सी और बी में नहीं है, तो इसका मतलब बी और सी विकल्प तो संभव ही नहीं है। अब हम ए और डी से जांच कर लेंगे कि ए या डी दो में से कौन सा सही है। इस बिंदु की देख रहे हैं अगर इन दो बिंदुओं से हम दूरियां निकालें तो देख रहे हैं बिंदु 2 0 की दोनों बिंदुओं से दूरियां निकालते हैं। पहले बिंदु से दूरी निकालेंगे तो √5-2, 5-2 देख रहे हैं 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 और -2 -0 तो -2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 13, √13 मिल जाती है। और इस बिंदु से निकालेंगे तो -3 -2 -5 का स्क्वायर 25, 2 -0 4, तो 25 4 देख रहे हैं √29 मिलेगा। जबकि अगर विकल्प डी वाले बिंदु से दूरी निकालें तो बिंदु 5-2 की बिंदु 1 0 से दूरी निकालेंगे तो देख रहे हैं 5-1 बिंदु 5-2 की अगर बिंदु हम 1 0 से दूरी निकालें तो देख रहे हैं यही बराबर मिलेगी √5-1, 5-1 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर। देख रहे सरल करेंगे तो 5-1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो √16 4 देख रहे √20 मिल जाती है। इसके बाद -3 2 से 1 0 की दूरी यदि निकालें, -3 2 की बिंदु 1 0 से यदि हम दूरी निकालते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर। देख रहे -3 -1 -4 का स्क्वायर 16 और 2 -0 2 2 का स्क्वायर 4, देख रहे √20 के बराबर आ जाती है। इसका मतलब बिंदु डी जिसके निर्देशांक 1 0 हैं से दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं, तो इसका विकल्प नंबर डी सही होगा। इसके बाद आठवां प्रश्न है, समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी। हम जानते हैं समीकरण के मूलों की प्रकृति जानने के लिए विविक्तिकर की आवश्यकता होगी। इसमें हम विविक्तिकर का मान निकालेंगे। देख रहे हैं समीकरण की अगर द्विघात के मानक समीकरण से तुलना करें, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करते हैं तो देख रहे हैं a बराबर 2 मिल जाएगा, b बराबर -5 और c बराबर 4। आप विविक्तिकर निकालेंगे तो विविक्तिकर का फार्मूला जानते हैं, विविक्तिकर बराबर होता है b² - 4ac। मान रख दें, b का मान देख रहे हैं -5, -5 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2, c का मान 4। सरल करेंगे -5 का स्क्वायर 25 -4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 25 से देख रहे हैं 32 घटाएंगे तो मिल जाएगा 25 7 32 -7। देख रहे हैं विविक्तिकर निगेटिव मिल जाती है चूंकि b² - 4ac इज लेस देन 0। ऐसी स्थिति में समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, कह सकते हैं काल्पनिक होंगे। तो देख रहे हैं विकल्प ए वास्तविक दिया है तो हम जानते हैं वास्तविक नहीं होंगे। बी नंबर कह रहा काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं, तो ये विकल्प हमारा सही है, विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। यदि कह रहा इनके संगत कोण बराबर हैं, समरूप के लिए आवश्यक प्रतिबंध होता है संगत कोण बराबर हों। बी नंबर यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, संगत भुजाएं समानुपाती हैं तब भी त्रिभुज समरूप होते हैं। सी करा ए और बी दोनों, तो देख रहे हैं ए और बी दोनों समरूप होने के प्रतिबंध हैं, तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वें प्रश्न में देख रहे दिया है, प्रश्न नंबर 10 में
10वें कह रहा चित्र में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। तो देख रहे हैं त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के यदि कोण बीओसी 125 अंश, देख रहे हैं बीओसी 125 अंश दिया है और कोण सीडीओ 70 अंश, देख रहे हैं सीडीओ ये कोण 70 अंश है। तो कोण ओएबी का मान होगा, कोण ओएबी इस कोण की माप हमको ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं चूंकि त्रिभुज ओडीसी ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, इसका अर्थ है कि कोण डी इस कोण बी के बराबर होगा। हमको कोण ए निकालना है और कोण सी बराबर कोण ए के मिलेगा। तो यदि हम कोण सी की माप निकाल लेते हैं तो उसी के बराबर कोण ए आ जाएगा। ऐसी स्थिति में देख रहे हैं इस त्रिभुज ओडीसी का 125 अंश बहिष्कोण है और बहिष्कोण 125 से 70 घटाएंगे तो फिर देख रहे हैं इस कोण की माप मिल जाएगी। तो 125 से 70 घटाएंगे क्योंकि बहिष्कोण दोनों सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर मिलेगा। तो 125 से यदि आप 70 अंश को घटाते हैं तो देख रहे हैं 5, 12 से 7 घटाएंगे 5, 55 अंश मिल जाएगा इस कोण सी। और कोण सी के बराबर ही कोण ए होगा क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप में देख रहे हैं सी के संगत ए मिल रहा है, इसलिए ए की माप 55 अंश होगी। और 55 आप देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प ए सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 11वां है यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा, जहां थीटा की वैल्यू 0 अंश से लेकर 90 अंश तक दी है तो कह रहा थीटा का मान होगा। देख रहे हैं साइन थीटा बराबर कास थीटा, साइन थीटा बराबर कास थीटा है। तो देख रहे कास थीटा यदि पक्षांतर करते हैं तो साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर जानते हैं टेन थीटा बन जाएगा और एक मिलता है, एक टेन 45 अंश का मान होता है। इस प्रकार से थीटा बराबर 45 अंश हो जाएगा और 45 अंश देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का विकल्प बी सही है। इसके बाद फिर 12वां प्रश्न है साइन 15 अंश बटे कास 75 अंश का मान होगा। तो देख रहे हैं ये साइन 15 बटे कास 75, इसमें हम एक को चेंज कर लेंगे साइन 15 अंश बटे कास 75 अंश। देख रहे हैं साइन थीटा जानते हैं कास 90 माइनस थीटा होता है, कास 90 माइनस थीटा की जगह देख रहे हैं 15 है तो कास 90 माइनस 15 बटे कास 75 अंश और 90 से 15 घटाएंगे तो देख रहे हैं 75 मिल जाएगा कास 75 अंश बटे कास 75 अंश। सरल करेंगे कटकर एक मिल जाएगा और एक देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 12 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है कह रहा है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास थीटा की पावर 4 का मान होगा। तो देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 है, कास थीटा पक्षांतर करेंगे साइन थीटा बराबर कास थीटा मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं साइन थीटा बराबर कास थीटा अभी हमने निकाला टेन थीटा 1, तो थीटा बराबर यहाँ 45 अंश हो जाएगा। तो थीटा की जगह अगर हम 45 अंश रख देते हैं तो साइन 45 अंश की घात 4 प्लस काश 45 अंश की घात 4, साइन 45 अंश का मान 1/√2 की घात 4 प्लस 1/√2 की घात 4। देख रहे हैं 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 मिलेगा, फिर 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 1/4 प्लस 1/4 जोड़ेंगे 2/4, सरल कर लेंगे तो बराबर 1/2 के मिल जाएगा और 1/2 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। इसके बाद 14वें प्रश्न में sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए का मान होगा। देख रहे हैं इसको हम सरल करें sec और tan को साइन और काश में बदलें तो sec a जानते हैं 1/काश a होता है, sec a का मान 1/काश a, तो sec a की जगह हम लिख सकते हैं 1/काश a प्लस tan a होता है साइन a अपान काश a। दूसरा ब्रैकेट देख रहे हैं 1 माइनस साइन ए दिया है, सरल करेंगे देख रहे हैं काश ए लाशा मिल जाएगा, अंश में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए और देख रहे हैं दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए
देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए वर्गांतर हो जाएगा, तो यही बराबर मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान काश ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर जानते हैं काश स्क्वायर ए अपान काश ए। काश ए की घात एक एक कट जाएगी, तो देख रहे हैं बराबर काश ए के मिलेगा। काश ए देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है, तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 15वें प्रश्न में, चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। तो देख रहे हैं ओ का ए और पी से देखने पर अवनमन कोण, देख रहे हैं इस बिंदु से अगर हम अवनमन कोण निकालें तो इस कोण की माप पूछ रहा है, और पी बिंदु से देखेंगे तो फिर इस कोण की माप निकालना है। सबसे पहले ए से अगर देखें, क्षैतिज रेखा के साथ देख रहे 45 अंश का कोण बना है, तो ये भी एकांतर कोण 45 अंश का मिलेगा। जबकि देख रहे हैं 60 अंश का है, तो 60 30 90, तो ये 30 अंश का मिल जाएगा। तो ए और पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप क्रमशः 45 अंश और 30 अंश होगी। तो 45 अंश और 30 अंश देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 15 का विकल्प बी सही है। इसके बाद फिर हम देखते हैं 16वां प्रश्न। देख रहे हैं 16वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 16 है। 16 में कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश और tan ए 1/√3 है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान होगा। देख रहे हैं किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश और tan ए बराबर 1/√3, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान होगा। तो देख रहे हैं tan ए दिया है 1/√3, और 1/√3 हम जानते हैं tan में 30 अंश का मान होता है, तो tan 30 अंश ये बराबर tan ए है, तो इसका मतलब कोण ए बराबर 30 अंश हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 है, ए का मान 30 मिल गया, इसका मतलब बी का मान 90 माइनस 30 60 अंश के बराबर होगा। इस प्रकार से देख रहे हैं ए और बी कोणों की माप मिल जाती है। अब मान पूछ रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहां देख रहे हैं ए और बी का यदि मान रख दें, साइन ए बराबर 30 अंश, कॉस बी कॉस 60 बी 60 अंश है, प्लस कॉस 30 अंश साइन 60 अंश। देख रहे हैं मान रख करके यदि सरल करें, साइन 30 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 और साइन 60 भी √3/2। सरल करेंगे 1/2 1/2 का गुणा 1/4, √3 का गुणा 3 हो जाता है, बटे 2 दुनाई 4, 1/4 में 3/4 जोड़ेंगे 4/4 मिलेगा। सरल करें तो देख रहे बराबर 1 के मिल जाता है, और 1 हमारा विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से 16वें प्रश्न का विकल्प सी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें में क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। हम जानते हैं घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दी है, तो ये बन जाएगी त्रिज्या, और 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। हम जानते हैं कि मिनट की सुई के द्वारा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में क्योंकि 360 अंश घूमती है, 60 मिनट में बना कोण बराबर होता है, 60 मिनट में घूमती है 360 अंश, इसलिए 1 मिनट में घूमेगी 360/60 कर लेंगे, तो देख रहे हैं 6 36, तो 1 मिनट में बना कोण 6 अंश मिलेगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या देख रहे हैं आर ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 6 अंश मिला बटे 360। सरल करेंगे 6 36, तो पाई आर स्क्वायर बटे 60 मिल जाएगा, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न नंबर 17 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्योंकि 1/2 सेंटीमीटर व्यास दिया है, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 1/2 का बटे 2 करेंगे तो 1/4 मिल जाएगा, 1/4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर, आर का मान देख रहे हैं 1/4 है, 1/4 का स्क्वायर करेंगे
तो 3 पाई बटे 4 का स्क्वायर 16, 3 पाई बटे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अगर देखें तो 3 पाई बटे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 18 का विकल्प बी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में कह रहा किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है। बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। तो माध्य, माध्यक और बहुलक में हम संबंध जानते हैं। बहुलक बराबर होता है, फार्मूला है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। इसी में मान रख देंगे। देख रहे हैं 3 गुणे माध्यक का मान दिया है 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य देख रहे हैं 26.1 है। सरल कर लेंगे तो 3 का गुणा 25.8 में करेंगे तो देख रहे हैं 3 8 24 और 25 त्रिक 75, 75 2 77 माइनस 2 1 कम 2, 26 दुनाई 52। 77.4 से यदि 52.2 घटाएंगे तो देख रहे घटाने पर 4 से 2 घटा 2, 7 से 2 घटाएंगे 5 और 7 से 5 घटाएंगे 2, 25.2 और 25.2 देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 19 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम जानते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक होते हैं। तो देखिए बारंबारता, बारंबारता तो है नहीं, माध्य है, माध्यक है। तो इसका मतलब बी तथा सी दोनों, ये विकल्प नंबर डी सही है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं खंड आ 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का ये हल है। खंड बा का हल हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।